दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के आष्टा की, सीहोर जिले में आता है आष्टा। इस बारे में एक वीडियो, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी अपने मेन चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स पे, जहाँ तक मुझे याद है 2021 में। उसी घटना को मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ये एकदम सच्ची घटना है। आष्टा में, जहाँ पर भेड़िए आदमखोर बन गए थे, और इसीलिए उस वक्त भी मैंने कहानी का शीर्षक यही रखा था, डॉक्यूमेंट्री का, और अभी भी शीर्षक वही है, आष्टा के आदमखोर। ये सच्ची घटना, यह दुर्घटना मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में, या फिर आष्टा ब्लॉक में 1985 और 86 के दौरान घटी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें जंगल से आए कुछ भेड़ियों ने इंसानों को, खासकर छोटे छोटे बच्चों को, अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। ये कहानी कोई दंत कथा नहीं है, ये पूरी तरह से दर्ज सरकारी रिकॉर्ड और वैज्ञानिक रिपोर्टिंग पर आधारित सच्ची घटना है। आज मैं आपको उन दिनों में लेकर चलूंगा जब एक पूरा इलाका दहशत में रहने लगा था, जब माताएं अपने बच्चों को गोद में चिपका के रखती थी, और जब भेड़िए इंसानों के करीब आने लगे थे। आष्टा एक शांत, खेतों से घिरा, शांति प्रिय इलाका था। छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे गांव, कच्चे मकान, सरसों और गेहूं के खेत। दिन भर चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर जंगल और पहाड़ों के आसपास घूमा करते थे। लेकिन 1985 के नवंबर से गांव में एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी थी। कुत्ते बार बार रात में भौंकने लगे थे। जंगल की तरफ से कुछ हलचल हो रही थी, जिसे महसूस कर रहे थे वो कुत्ते। पर किसी ने सोचा नहीं था कि एक बुरा सपना गांव की तरफ बढ़ रहा है, या फिर पूरे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन गांव के पास एक 8 साल का बच्चा खेत के किनारे खेल रहा था, और उसकी माँ थोड़ी दूरी पर काम कर रही थी। अचानक झाड़ियों से एक लंबा, पतला, भूरे रंग का भेड़िया निकला। पहले उसने बच्चे को देखा, फिर झटके से उसे अपने जबड़े में दबाया और खेत की मेड़ पार करके जंगल की तरफ भाग गया। माँ की चीखें खेतों में गूंज उठी। लोग दौड़े, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहला शव मिला, पेट फटा हुआ था, कपड़ों पर था गहरा खून। गांव में दहशत बैठ गई। लोगों को यह मालूम तो चल चुका था कि ये भेड़िए का काम है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद कोई भेड़िया पागल हो गया है और ये अकेला भेड़िया है। लेकिन उन्हें यह बात मालूम नहीं थी कि ये तो बस एक शुरुआत थी। कुछ हफ्तों के बाद अमला मज्जू गांव में दूसरी घटना हुई। एक माँ अपने बच्चे को साड़ी का झूला बनाकर उसमें सुलाकर चूल्हा जला रही थी। बस 3-4 मिनट के लिए वो पीछे मुड़ी, और जब लौटी तो वो साड़ी का बना हुआ झूला खाली था। वहां पर मिला तो सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा जिसमें लगा हुआ था खून। उसके साथ में थे भेड़िए के ताजे पंजों के निशान। जब आगे तक ढूंढा गया तो घास में और झाड़ी में खून के धब्बे मिले। अब गांव वालों के बाद मालूम चल चुकी थी कि उनका सामना किसी पागल भेड़िए से नहीं है, उनका सामना है एक आदमखोर भेड़िए से। अब बच्चों को खेतों में जाने की मनाही हो गई थी। बड़े बच्चों का स्कूल जाना भी बंद कर दिया गया था। जैसे ही अंधेरा होने को होता, बच्चों को घर के अंदर कर लिया जाता था। बड़े भी थोड़ा डर कर ही चल रहे थे, और शाम के वक्त गांव सुनसान हो जाता था। बच्चों को शाम की बात तो छोड़िए, दोपहर में भी माएँ घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। गांव के बुजुर्गों में चर्चा हो रही थी कि ये भेड़िया है कि शैतान है। कुछ बोलते थे कि पहले भेड़िए इंसानों से डरते थे, अब वो इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर ले जा रहे हैं, भले ही वो बच्चे क्यों ना हो। धीरे धीरे वन विभाग को सूचना मिली, प्रशासन को सूचना मिली। उन्होंने जाल लगाए,
कुछ बकरियों को बेट की तरह से बांधा, लेकिन भेड़िया हर बार बच निकला। कभी खेत के पीछे से, कभी पानी के गड्ढे से। वो गांव को समझ चुका था, गांव वालों को भी समझ चुका था। उसे पता था कि इंसान कैसे उसे पकड़ने की कोशिशें कर रहा है। एक डीएम साहब थे जो कि अपनी बंदूक लेके उसे मारने के लिए निकल पड़े। कई और अधिकारी भी थे जो उसे मारने के लिए निकल पड़े। कई मंत्रियों का स्टाफ, उनके गनर भी इस अभियान में अपना अपना योगदान दे रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने तलाश शुरू की। पहाड़ी की मिट्टी पर उभरे 3 निशान। ये निशान तेंदुए जैसे थे, लेकिन आकार छोटा था। फिर एक रात एक चरवाहे ने बताया कि साहब, ये तेंदुआ नहीं है, ये तो बड़ा सा भेड़िया है। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब ये पहेली सुलझ रही थी। भेड़िए की मांद मिल गई थी। एक दिन एक लकड़हारा जंगल के भीतर एक जगह पहुंचा जहां उसने अजीब सी आवाज सुनी, छोटे बच्चों की सी रोने जैसी आवाज। उसने खबर दी जंगल विभाग के लोगों को। कुछ शिकारी और विभाग के लोग उस तरफ गए। वहां देखा, झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी गुफा थी। गुफा छोटी क्या थी, उसका मुहाना छोटा था। अंदर तो गुफा बड़ी थी। अंदर टॉर्च मार के देखा तो उसके अंदर थे भेड़िए के 3 पिल्ले। लेकिन भेड़िए की मां कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए पिल्ले भूख से रो रहे थे। फॉरेस्ट के अधिकारी थे, शिकारी थे, अंदर ही अंदर दुखी भी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब इन बच्चों की मां अपनी आखिरी सांसें गिनने वाली है। लेकिन उसके बाद इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों का क्या कसूर है, यही सोचकर सारे लोग चुप थे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अब टीम को लगा कि जिस भेड़िए की वो तलाश कर रहे हैं, शायद वो एक माँ है और मजबूरी ने उसे आदमखोर बना दिया है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। किसी ने सलाह दी कि यहाँ पर थोड़ी दूर पर पारधी टोला में पारधी लोग रहते हैं। वो परंपरागत शिकारी होते हैं। अगर उनकी मदद ली जाए तो शायद इस माँ को जिंदा पकड़ा जा सकता है। पारधी लोगों को बुलाया गया। उन्होंने मिट्टी को छूकर बोला, माँ यहीं है आसपास, उसके बच्चे रो रहे हैं, वो जरूर वापस आएगी। उनकी आवाज में वर्षों का जंगल का अनुभव बोल रहा था। पारधी लोगों ने एक योजना बनाई कि गुफा के चारों तरफ एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए। उस योजना पर अमल शुरू कर दिया गया। गुफा के चारों ओर खोदा गया एक बड़ा सा गड्ढा, ऐसा गहरा कि कोई भी जानवर गिरने के बाद बाहर ना निकल सके। ऊपर डाली गई सूखी टहनियाँ और सूखी टहनियों के ऊपर डाली गई घास और घास के ऊपर डाली गई धूल। पूरी जगह को ऐसा बना दिया गया कि अच्छे से अच्छा महारथी ये जानकर पता ना कर पाए कि कहाँ पर नेचुरल जमीन है और कहाँ पर झाड़ियों डालियों के ऊपर धूल डालकर बनाई गई जमीन। अब बस इंतजार कर रहे थे लोग छिपकर माँ भेड़िए के लौटने का। रात के घने अंधेरे में गांव के ऊपर ठंडी हवा बह रही थी। कहीं दूर किसी औरत की कराह आ रही थी। शायद ये वही औरत थी जिसने अपना बच्चा खोया था। कहीं पास में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इस आवाज में बेचैनी थी। फिर अचानक एक आवाज आई, धड़ाम। एक भारी झटका, गड्ढे की मिट्टी गिरने की आवाज और अंदर फंस चुके एक जानवर की चीख। टॉर्च जलाई गई। गड्ढे में था वही भेड़िया, आष्टा का आदमखोर भेड़िया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक मां की बेबसी थी। वो पिल्लों के लिए वापस आई थी और जाल में फंस गई थी। उस फीमेल भेड़िए को पकड़ लिया गया, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी था, नहीं तो मालूम कैसे चलता कि क्या आष्टा का आदमखोर पकड़ लिया गया है। उसको शांत कर दिया गया और मां भेड़िए की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में यह मालूम चला कि ये भेड़िया आदमखोर ही थी। इसके पेट से मिले बाल और कुछ हड्डियां
भेड़िया माँ की मौत का तो किसी को अफसोस नहीं हो रहा था, लेकिन सबको अफसोस हो रहा था उसके 3 बच्चों का, जो कि बहुत छोटे थे। उनका क्या होगा। पारधी लोग आगे आए, बोले इनकी देखभाल हम लोग करेंगे। और जो पैरों के निशान मिले उससे मालूम चल चुका था कि ये अकेला आदमखोर भेड़िया नहीं है, इसके साथ और भी भेड़िए हैं। अब भेड़िए मानव शिकार क्यों करने लगे थे? शायद शिकार की कमी हो गई थी, दल ज्यादा बड़ा हो गया था, भूख ज्यादा लग रही थी, या फिर गांव जंगल के बहुत ज्यादा नजदीक था। लेकिन अब भेड़ियों के मन में इंसान का खून लग गया था। उसे मालूम था कि इंसान के बच्चे पर हमला करना बहुत ही आसान बात है। बच्चे अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। वो घात लगाकर इंसान के बच्चों पर हमला कर रहे थे। एक दिन एक साधु मंदिर के बाहर सो रहा था, आधी रात, गहरी नींद। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके हाथ को खींच रहा है। जब आँख खुली, देखा सामने भेड़िया था। साधु ने अपने पास में ही आग जलाई हुई थी। उसने एक धधकता हुआ अंगारा उठाकर भेड़िए पर फेंका। भेड़िया पीछे हटा, साधु बच गया, लेकिन उसके कंधे पर गहरी चोट आई। अब स्पष्ट था कि ये भेड़िए इंसानों से डर नहीं रहे हैं। इनका शिकार सिर्फ बच्चे नहीं हैं, अब बड़े भी इनका शिकार बनने वाले हैं। अब 20 से ज़्यादा गांव के लोग इकट्ठा हुए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, ग्रामीण और प्रशासन। योजना बनाई गई। चारों तरफ गड्ढे बनाए गए, पिंजरे लगाए गए। रात में गश्ती दल की तैनाती की गई। कोशिश की गई कि भेड़िए के बच्चों को ढूंढा जाए। भेड़िए को आकर्षित करने के लिए एक बच्चे की डमी बनाई गई और उसको कपड़े पहनाए गए, एक बच्चे के उतारे हुए कपड़े, ताकि बच्चे की गंध उन कपड़ों में रहे। एक बगीचा जिसमें खबर मिल रही थी कि भेड़िए के पैरों के निशान अक्सर देखे जा रहे हैं, उस बगीचे के पास में वो बच्चे की डमी रख दी गई। शिकारी, फॉरेस्ट अधिकारी छिप के बैठे हुए थे। सबके पास शॉटगन थी, इंतजार कर रहे थे भेड़िए के आने का, क्योंकि भेड़िए की पसंदीदा चीज यानी इंसानी बच्चा उसको लुभाने के लिए रख दिया गया था। हालांकि भेड़िया बहुत ही संभाल के कदम रखने वाला था। मध्य प्रदेश के मंत्री सीहोर के दौरे पर थे और उनका गनर भी उनके साथ था। जब उन्हें घटनाक्रम मालूम चला कि टीम भेड़िए की सर्च के लिए जा रही है, तो उन्होंने कहा मेरे गनर की सेवाएं भी ले लीजिए, क्योंकि उसके पास है स्टेन गन। एक जगह जहां पर भेड़िए के पैरों के निशान मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते को भेड़िए आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टीम छिपकर बैठी थी। दूर से नजर आया भेड़िया आता हुआ। सारे शिकारियों की उंगलियां ट्रिगर पर थीं। सब करीब करीब अपनी सांस रोक कर बैठे थे, किसी भी तरह की आवाज नहीं कर रहे थे। उन्हें इंतजार था कि उनकी फायरिंग रेंज के अंदर वो भेड़िया आ जाए और वो उसे बना ले अपना निशाना। सारे के सारे शिकारियों के निशाने पर था वो भेड़िया। बस उसके रेंज में आने का इंतजार हो रहा था कि तभी तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनाई दी। मंत्री जी के गनर ने अपनी स्टेन गन की गोलियां पहले चला दी थी। एक भी गोली सही निशाने पर नहीं लगी। भेड़िया, जो बिल्कुल निशाना बनने जा रहा था, एक गलती की वजह से ना सिर्फ भाग गया, आगे के लिए चालाक भी हो गया था। अब जब बच्चे की डमी रखी गई थी, सारे शिकारी फिर इंतजार कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि भेड़िया आएगा जरूर, लेकिन इनकी एक भी गलती, एक भी आहट उसे चौकन्ना बना देगी। अब अगर वो लौट गया, फिर दोबारा नहीं आएगा। इस बार सारे सधे हुए शिकारी थे, फॉरेस्ट के अधिकारी थे। इंतजार था तो सिर्फ भेड़िए का। जाल बिछा दिया गया था, यानी बच्चे की डमी रख दी गई थी, इस्तेमाल किए हुए कपड़ों के साथ। ठंडी हवा बह रही थी। दूर गांव में किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। शायद इस औरत का बच्चा भी भेड़िए के हाथों मारा गया था। फिर गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। कुत्तों के भौंकने की आवाज में बेचैनी थी। शायद वो कुछ सूंघ रहे थे, महसूस कर रहे थे। तभी झाड़ी की तरफ से हल्की सी आहट आई।
शिकारी चौकन्ने हो गए। उनके इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी। एक गलती, हमेशा के लिए भेड़िए को निशाना बनाने का सपना भूल जाना। कोई गलती नहीं कर रहा था, सांस भी धीरे धीरे ले रहे थे, आंखें गड़ाए हुए थे, अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी झाड़ी के पास से भेड़िए का सर नजर आया। वो जायजा ले रहा था माहौल का, अपने खतरे का, क्योंकि हल्का सा आभास तो उसे भी हो रहा था कि हो ना हो मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन भूख थी जो उसे परेशान कर रही थी, और उसका मनपसंद शिकार इंसानी बच्चा अकेला बैठा था, और उसके कपड़ों से जो गंध आ रही थी वो भेड़िए की तीक्ष्ण सूंघने की शक्ति उसे एहसास करा रही थी कि हाँ, है तो ये मेरा ही शिकार। सावधानी पूर्वक एक एक कदम बढ़ाते हुए भेड़िया आगे निकला। किसी भी शिकारी ने, किसी भी फॉरेस्ट अधिकारी ने कोई गलती नहीं की। सब करीब करीब सांस रोक के बैठे थे। धीरे धीरे भेड़िए का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे लेकिन सावधानी से आगे बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते करीब करीब 6 फीट की दूरी तक आ गया बच्चे से, लेकिन अब भेड़िया फिर रुक गया था। अपनी गर्दन घुमा घुमा के देख रहा था। एक बार तो उसने उस तरफ ही देखा जिधर झाड़ी के अंदर शिकारी बैठे थे। उन्हें लगा शायद ये पहचान लेगा। ट्रिगर पर उनकी उंगली थी, निशाने पर थी उस भेड़िए की खोपड़ी। उन्होंने सोचा जैसे ही ये पलटेगा इसे गोली मार दूंगा। लेकिन भेड़िया ना उन्हें देख पाया था, ना ही उन्हें महसूस कर पाया था। भेड़िए ने अगले 2 कदम फिर बढ़ाए। वो गर्दन को आगे करके नाक से बच्चे को सूंघने की कोशिश कर रहा था। शायद अगला कदम था उसका झपट्टा मारना बच्चे के ऊपर। जैसे ही भेड़िया बच्चे के ऊपर झपट्टा मारता, फौरन वो समझ जाता कि उसके साथ धोखा हुआ है। बिजली की तेजी से वो किस दिशा में पलटता, कहाँ छलांग मारता, कुछ नहीं पता था। शिकारी नकवी को मालूम था कि अब वो घड़ी आ चुकी है जब दबाना है ट्रिगर। उसकी गर्दन का निशाना लेके शिकारी नकवी ने दबा दिया ट्रिगर। भेड़िया वहीं लुढ़क गया। अंत हो गया था आस्टा के आदमखोर भेड़ियों का। एक एक करके उसके पिल्ले, जो कि कुछ नहीं जानते थे, जिन्हें किसी बात का बोध नहीं था, अब पल रहे थे पारधी लोगों के यहाँ। लेकिन अभी भी लोगों के मन में शंका थी। लोग सावधानी बरत रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं दे रही थी। शाम के बाद इलाके के गांव में शांति छा जाती थी, सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन कई हफ्ते बीते, फिर बीत गए महीने। लोगों की हिम्मत वापस आने लगी। अब उन्हें इस बात का विश्वास हो चला था कि जिन भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ था, उन भेड़ियों का अंत हो चुका है, सच में हो चुका है। अब महीनों के बाद गांव में बच्चे खेलते हुए दिखाई देते थे। तो दोस्तों, ये थी आस्टा के आदमखोर भेड़ियों की सच्ची कहानी। एक ऐसा अध्याय जो आज भी भारत के वन्य जीव इतिहास में दर्ज है। एक ऐसी घटना जिसने उस वक्त पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। ना सिर्फ आस्टा में, बाकी जिलों में भी लोग इतना डरे हुए थे कि अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते थे। लेकिन अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, एक सच्ची कहानी थी, छोटी सी कहानी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।